तो देखिए आज हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपकी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज जो ह्यूमन बॉडी की होती है वो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इनवॉल्यूंटरी मतलब कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि हमारा हार्ट जो बीट करता है, हार्ट रेट होता है, ज्यादा होता है, कम होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ब्रोंको डायलेशन होता है, लंग्स में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। बाकी स्टमक से जो HCl सीक्रेट होता है, ये सारी हमारी इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटीज होती है, इनको कंट्रोल करेगा हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में देखिए आपकी कोलिनर्जिक ड्रग आती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एड्रिनर्जिक ड्रग, एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग। ठीक है, तो इसको 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ओके, कोलिनर्जिक ड्रग वाला जो है आज इस वीडियो में, ठीक है, तो इसको हम 4 पार्ट्स में देखेंगे। तो देखिए आपका जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, इसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक आता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसमें हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, देखिए ये क्या है, क्रेनियोसैकुलर आउटफ्लो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आपका जो है ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। आप ब्रेन से जो आपकी नर्व्स राइज होती है, दीज आर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है आपकी? 12 पेयर्स होती हैं। और जो स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से राइज होती है, स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? 31 पेयर्स होती है। देखिए आपको हमारा फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन HAP जो है आपका उसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं क्रेनियल नर्व्स कितनी है, स्पाइनल नर्व्स कितनी है, तो वहां पर हम अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पर तो हमारा नर्वस सिस्टम जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें हमने जो फोकस करना ड्रग्स के ऊपर करना है, क्लासिफिकेशन पे फोकस करना। ओके, ये तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे जनरल बेसिक बता रही हूँ। ओके, तो देखिए आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो कहते हैं। देखिए इसमें जो है आपकी क्रेनियल नर्व्स जो है कौन सी? 3, 7, 9, 10। 3, फिर आपकी 7 होती है और 9 होती है और 10 होती है, क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती है। और आपकी जो है सैक्रल, स्पाइनल की सैक्रल जो नर्व्स होती है वो इन्वॉल्व होती है। ओके, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, तो 3, 7, 9, 10। एक आपने 2, 7, 9, 10 सुना होगा। 2, 7, 9, 10 कहाँ पर पड़ा है? जो आपका विटामिन K होता है, 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना, ब्लड की क्लोटिंग के लिए विटामिन K रिक्वायर्ड होता है। तो मेरे हिसाब से आपने वहां पर 2, 7, 9, 10 जरूर से याद किया होगा। ओके, तो ये आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में न्यूरोट्रांसमीटर जो है ऑलवेज एसिटाइलकोलिन होता है। क्या होता है? एसिटाइलकोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है ना, वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइलकोलिन होता है। और आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसमें न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन भी होता है और नोर एड्रेनलिन भी होता है। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को थोरैको-लंबर आउटफ्लो कहते हैं। क्यों? इसमें क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें सिर्फ स्पाइनल नर्व्स, थोरैसिक और लंबर वाली ही इन्वॉल्व होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ओके, और न्यूरोट्रांसमीटर इसमें एसिटाइलकोलिन भी होता है और नोर एड्रेनलिन भी होता है। अब वो देखिए, अगर आपसे कहें ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, उन्हें एड्रेनर्जिक ड्रग कहेंगे या सिंपैथोमिमेटिक्स भी कह सकते हैं। ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगे उनको एंटी एड्रेनर्जिक कह दोगे, जो एड्रेनर्जिक के ऑपोजिट होंगी, या सिंपैथोलिटिक्स भी कह सकते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करेंगे एक्टिविटी को, वो कोलिनर्जिक ड्रग कहोगे, है ना, या फिर पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक कह सकते हैं। ओके, तो ये एक ही बात है, आप कोलिनर्जिक कह लीजिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, क्योंकि ये पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको मिमिक कर रही है ना, पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करेंगी वो आपकी एंटी कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलिटिक, है ना। अब देखिए आपके कोलिनर्जिक ड्रग के जो एक्शंस होंगे उसके अपोजिट एक्शन किसके होंगे? एंटी कोलिनर्जिक के। जैसे कोलिनर्जिक ड्रग क्या कराएंगी? जैसे कि मान ली आपकी मियोसिस कराएंगी, तो एंटीकोलिनर्जिक्स क्या कराएंगे? मिड्रियासिस कराएंगे। अब कोलिनर्जिक के ऑपोजिट एक्शन मिलेंगे आपको कहाँ? सिंपैथेटिक में, है ना, क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके ऑपोजिट एक्शन है सिंपैथेटिक के, है ना। तो ये मियोसिस कराएंगे तो ये भी मियोसिस कराएंगी, मतलब कि मिड्रियासिस कराएंगे, ऑपोजिट काम करेंगे। तो आप देखेंगे जो एक्शंस है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के और जो आपका ड्रग जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराती है एड्रेनर्जिक ड्रग, और एंटी कोलिनर्जिक के एक्शन से सिमिलर होंगे और एंटी एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक के एक्शन से सिमिलर होंगी, है ना। तो मेरे हिसाब से जो है आप समझ पा रहे हैं ना।
देखिए कोलिनर्जिक ड्रग जो कराएंगी उसका अपोजिट ही एंटीकोलिनर्जिक कराएंगी, और कोलिनर्जिक का अपोजिट ही आपका जो है एड्रिनर्जिक कराएगा। तो एड्रिनर्जिक के एक्शंस और एंटीकोलिनर्जिक के एक्शंस सेम हो जाएंगे, और एंटी एड्रिनर्जिक और कोलिनर्जिक के एक्शंस सेम हो जाएंगे। ओके, तो आप किसी एक का याद कर लीजिए, जैसे कि आप ना जैसे याद कर लीजिए कि आपका कोलिनर्जिक ड्रग्स जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक जो है उसमें क्या होता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे आपका नॉर्मल जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट होता है, जैसे कि अभी आप आराम से बैठ के पढ़ रहे हो, कोई आपको दिक्कत है नहीं, है ना, तो अभी जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है एक्टिवेट होता है। तो इसमें जो है आपका मियोसिस होता है, ब्रैडीकार्डिया होता है, हार्ट रेट कम होता है, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, सिक्रेशंस इंक्रीज होते हैं, यूरिनेशन होता है, लैक्रिमेशन, सलाइवेशन होता है ना, ये सब होता है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो आपने एक एक एक्शन समझ लिए, तो बाकी आपने क्या करना, सिंपैथेटिक में इसका ऑपोजिट करना है, और एंटीकोलिनर्जिक भी इसी के ऑपोजिट हो जाएंगे, है ना। तो एक के एक्शन आप लोग देख लेंगे तो आपको सारे के एक्शन समझ में आ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये तो समझ आ गया है ना। तो अभी देखिए आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। कोलिनर्जिक देखिए मैंने बताया आपको, कोलिनर्जिक है, एक एंटीकोलिनर्जिक है, एंटीकोलिनर्जिक। ओके, फिर आपका एड्रिनर्जिक और एंटी एड्रिनर्जिक है। इसमें आपके मस्करेनिक रिसेप्टर्स आते हैं और निकोटिनिक रिसेप्टर्स आते हैं। मस्करेनिक रिसेप्टर्स में हमारा जो मस्करेनिक रिसेप्टर है वो क्या है, एक टाइप का जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, और निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स आपके दो होते हैं, कौन कौन से, मस्करेनिक और निकोटिनिक होते हैं। मस्करेनिक जीपीसीआर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, निकोटिनिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। ओके, अब मस्करेनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं तो ये इनको स्टिमुलेट कौन करेगा, एसिटाइल कोलिन करेगा, और ये ब्लॉक होंगे एट्रोपिन जो आपका एंटीकोलिनर्जिक है ना, आगे पढ़ेंगे तो वो क्या करता है, मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। ओके, तो मस्करेनिक रिसेप्टर्स में हमारे M1 M2 M3 M4 M5 भी होता है, बट वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। M1 M2 M3 तो इनकी लोकेशंस कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। तो M1 हमारे गैंग्लिया गैस्ट्रिक ग्लैंड में प्रेजेंट है, M2 हार्ट में, जहाँ पर ये क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम कराएंगे। हार्ट का रेट है, वेलोसिटी है, सब कुछ जो है ये कम कराते हैं, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कम कराते हैं, ब्रैडीकार्डिया देखने को मिलता है, इसमें हार्ट रेट कम हो जाता है ना। तो आपका हार्ट में प्रेजेंट है। M3 आपके स्मूथ मसल्स स्वेट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, बाकी आपके निकोटिनिक में NN और NM रिसेप्टर्स आते हैं, है ना। निकोटिनिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, निकोटिन ब्लॉक करेगा ट्यूबरक्युलिन, जो आपके स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आप लोग पढ़ोगे। एन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो गैंग्लिया में प्रेजेंट होते हैं, और NM न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, अभी हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स देखिए। कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है इनको हम कोलिनोमिमेटिक भी कह सकते हैं, पैरासिम्पैथोमिमेटिक भी कह सकते हैं, है ना। कोलिनोमिमेटिक कहिए या पैरासिम्पैथोमिमेटिक कहिए। ओके, तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है, कह रहे दीज ड्रग्स प्रोड्यूस एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन। तो ये एसिटाइलकोलिन के जैसा एक्शन प्रोड्यूस करती है, इधर बात डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगी कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, वो तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं। देखिए एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं जो क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, है ना। एक आपकी इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होती है, जैसे आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। एंटीकोलिनेस्ट्रेज क्या करेंगे, जैसे आपका एसिटाइलकोलिन होता है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम होता है। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देता है। तो आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग क्या करेंगी, ये जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देगी, जिससे एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। अब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाएगा, तो इन ड्रग्स ने एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ा दे, तो ये इनडायरेक्टली एक्टिंग जो ड्रग्स हो गई, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग बोल सकते हैं किसको हम, एंटीकोलिनेस्ट्रेज को। ठीक है, तो कोलिनर्जिक ड्रग में आपकी एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आएंगे, जिसमें आपकी ये ड्रग क्या करेंगी, एक्शन सिमिलर टू एसिटाइलकोलिन, अदर बाय तो क्या करेंगी, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट होती है ना, और कोलिनर्जिक रिसेप्टर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है। और एक क्या करती है, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन, इन रिसेप्टर पे एसिटाइलकोलिन की अवेलेबिलिटी को बढ़ा देती है। ये आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। तो आपने मेन तो ये ड्रग्स पढ़नी है, कौन से कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, कौन से एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैं। आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, क्लासिफिकेशन से। फार्माकोलॉजी में जो कुछ है वो सब कुछ क्लासिफिकेशन है। हमारे फार्मासिस्ट एग्जाम में क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके, तो देखिए अगर आपने फार्माकोलॉजी में क्लासिफिकेशन कर लिया ना, तो आपका मतलब 80% फार्माकोलॉजी कवर होगी क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके,
देखिए, और क्लासिफिकेशन वास्ते रटने की जरूरत नहीं होती। क्लासिफिकेशन को ना आप जितनी बार, जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितनी बार क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, वो ऑटोमेटिकली जो है आपको याद होता रहता है। देखिए, क्लासिफिकेशन में आपके डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट आते हैं। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है उसमें एक तो आपके एस्टर्स आते हैं, एक एल्कलॉइड्स होते हैं। एस्टर्स में ये है कोलाइन एस्टर्स हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। तो अब आपसे कह देंगे एसिटाइल कोलिन क्या है, एस्टर है, एल्डिहाइड है, क्या है, तो एसिटाइल कोलिन एक एस्टर है ना, एस्टर में आ रहा है। तो इस टाइप से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। तो एसिटाइल कोलिन, मिथाकोलिन, बिथेनिकोल, कार्बाकोल, ये एस्टर्स में आ गए कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में। और एल्कलॉइड्स में आपका निकोटीन आ गया, पिलोकार्पिन, एरिकोलिन, जो ये सब आ जाएंगे। ओके, इनडायरेक्टली एक्टिंग ड्रग में एंटीकोलिनेस्ट्रेज आते हैं। तो मैंने आपको बताया एंटीकोलिनेस्ट्रेज कराएंगे, एस्टाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस जो कराता है एंजाइम, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनिबिट करा देते हैं, वो होते हैं एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस। जैसे देखिए, कोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर्स भी बोलते हैं इनको, एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस को। ये क्या कहता है, प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एस्टाइल कोलिन, है ना। तो मैंने आपको समझा दिया। तो इसमें आप ड्रग्स देखिए, क्लासिफिकेशन देखिए। तो एक तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं, एक इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं। रिवर्सिबल में आपके कार्बामेट्स आते हैं और एक्रिडिन में टैकरिन आता है। इरिवर्सिबल में हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और हमारे क्या कार्बामेट्स आते हैं। ओके, तो रिवर्सिबल में कार्बामेट्स में ड्रग्स लिखी हुई हैं, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपिजिल, गलंटामिन, रिवास्टिग्मिन, एक्रिडिन में टैकरिन आएगा। और जो आपके इरिवर्सिबल है उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं और कार्बामेट्स में आपका जो है कार्बराइल और प्रोपोक्सर आता है। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स होते हैं इसमें आपका डिफ्लोज आता है, इकोथायोफेट आता है। ठीक है, सारे मैंने आगे लिखे हुए हैं, एक बार आप पढ़ लीजिए इनको। ओके, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में आपका डिफ्लोज, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, तेबुन, सेरिन, सोमन। और कार्बामेट्स में कार्बोराइल, प्रोपोक्सर। तो देखिए, क्लासिफिकेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ड्रग पूछी जाएंगी, इनमें से कौन सी जो है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, कौन सी इरिवर्सिबल है, कौन सा जो है कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, कौन सा एस्टर है, कौन सा एल्कलॉइड है। इस टाइप से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग जो है हमारी जो है कोलिनर्जिक ड्रग जो है, पैरासिम्पैथोमिमेटिक कह दीजिए, है ना, कोलिनोमिमेटिक कह दीजिए। तो क्या करेंगे, इनके एक्शंस क्या क्या हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया जो हार्ट है, तो हार्ट में क्या करेंगे, हार्ट का रेट है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है, वेलोसिटी, एवरीथिंग विल बी डिक्रीज, है ना। तो ये क्या करती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कराएगी। तो इसका नेगेटिव आइनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट होता है। ब्रैडिकार्डिया कराएगी, हार्ट रेट कम कराएगी। आई में क्या इफेक्ट है इसका, आई में ये ड्रग्स जो होता है मियोसिस कराती है। मियोसिस मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल, मिड्रियासिस इज डायलेक्शन ऑफ द प्यूपिल। तो ये मियोसिस कराती है आप हमारी कोलिनर्जिक ड्रग, है ना। इंक्रीज ग्लैंडुलर सिक्रेशंस, ग्लैंड्स के सिक्रेशंस इंक्रीज होंगे, लैक्रिमेशन होगा, सैलाइवेशन होगा, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, HCl का सिक्रेशन इंक्रीज होता है ना। इसलिए ये ड्रग्स जो होते हैं पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में, जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स होते हैं ना, उनमें आपकी जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है ना, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। किसमें, आपके पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, HCl के सिक्रेशंस को ज्यादा कराती है। और एक और हाँ, स्वेटिंग कराएंगे और ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है। देखिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही है। अब देखिए, कोई पेशेंट है जिसको ब्रोंकल अस्थमा का पेशेंट है, तो उसमें भी आपके कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे, क्योंकि ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहे हैं। और जो आपका ब्रोंकल अस्थमा में आपको क्या चाहिए, आपको तो ब्रोंकाई को डायलेट कराना है ना, तो आप क्या दोगे, ब्रोंको डायलेशन कराएगी वो ड्रग दोगे। तो देखिए, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वाली ड्रग जो है कोलिनर्जिक ड्रग आपके अस्थमा वाले पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अस्थमा वाले पेशेंट्स में अपोजिट देंगे, कोलिनर्जिक का अपोजिट आपका एंटी कोलिनर्जिक दे दो या फिर सिंपैथोमिमेटिक दे दो। एंटी कोलिनर्जिक में तो आप क्या दोगे, देखिए हम दो एंटी कोलिनर्जिक पढ़ते हैं, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड हमारे ऐसे एंटी कोलिनर्जिक होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज होते हैं। और आपके सिंपैथोमिमेटिक में आपके बीटा 2 एगोनिस्ट पढ़ते हो, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बैम्बिटिरोल, ये सब हम आगे पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक जब हम पढ़ेंगे उसमें। ओके, तो देखिए तो यहाँ से देखिए आपको ये पता लग गया कौन सी ड्रग जो है किस पेशेंट्स में नहीं दे सकते। मतलब आपको ना सिंपल जो है मैं कह रही हूँ, आपको इसके एक्शंस आपने याद कर लेना। अब आप देखिए, पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब कोलिनर्जिक के पढ़ लिए, अब एंटी कोलिनर्जिक के आपने क्या करना है, अपोजिट करने हैं। और सिंपैथेटिक जो है आपका एड्रेनर्जिक के भी अपोजिट करने हैं, है ना। तो इसके तो आपको सिर्फ ये और ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे बिल्कुल, जो आपका नॉर्मली जो है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो उसमें आपका हार्ट रेट जो है वो कम होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, क्योंकि देखिए अभी नॉर्मली है। बाकी आपका स्ट्रेस हो, जैसे कि हमारा नेक्स्ट डे एग्जाम है और अभी आज की रात है, एग्जाम से पहले वाली रात
तो आपको पता ही है, आप सब स्टूडेंट्स हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, एकदम से ऐसा रहता है सारा सिलेबस ना बस आज की ही रात हमें पढ़ना है। कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं लास्ट नाइट पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो नहीं होता। बाकी जो हमारे यूनिवर्सिटी के एग्जाम थे उसमें फर्स्ट जो एग्जाम के पहले वाली रात को कैसे पूरी पूरी रात पढ़ते थे, तो उस टाइम जो होता है क्या होता है एग्जाम का स्ट्रेस है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, तो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, ब्रोंकाई डायलेट हो जाते हैं, ब्रोंको डायलेशन हो जाता है, मिड्रियासिस हो जाती है। जैसे कि आप लोग सोचे कि आपके सामने एकदम से ना टाइगर आ गया, तो एकदम से क्या होगा, आई में मिड्रियासिस हो जाएगा है ना, और सिक्रेशंस रिड्यूस हो जाएंगे, ओके, ड्राइनेस हो जाएगा, ओके, बाकी गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशंस भी रिड्यूस हो जाएगा उसमें, मतलब कि इसका ऑपोजिट इफेक्ट है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ, आप एक की याद कर लोगे ना, मतलब कि एक की याद भी क्या करना, जस्ट समझना है, तो इसको याद मत करिए, इनको क्या है आप मतलब कि कोरिलेट करके समझिए, ओके। ब्रोंकाई जो है उसमें डायलेट हो जाएंगे सिंपैथेटिक में, या फिर एंटीकोलिनर्जिक बोल दीजिए, है ना। तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक जो ड्रग्स हैं उनके क्या क्या एक्शंस हैं, ओके। अभी साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं, वही जो लैक्रिमेशन, सैलावेशन, स्वेटिंग, यूरिनेशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ब्रैडिकार्डिया, ये सब इनके साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यूज़ किस किस में यूज़ करोगे, अभी देखिए ड्रग क्या करा रही थी, आपकी मियोसिस करा रही थी, है ना। ये आपके जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स है मियोसिस कराती है, तो इसलिए इनको आप क्या करोगे, ग्लूकोमा में यूज़ कर लोगे। तो आपका पिलोकार्पिन जो है एज अ मियोटिक जो है कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है ना पिलोकार्पिन, तो एज अ मियोटिक इसको ग्लूकोमा के लिए यूज किया जाता है। माइसिना ग्रेविस में ड्रग यूज होती है ना। माइसिना ग्रेविस जो ऑटो इम्यून डिजीज होता है, तो इसमें आपकी जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज होते हैं ना, जो एंटीकोलिनेस्ट्रेज, तो वो यूज किए जाते हैं स्पेशली कौन से, पाइडोस्टिग्मिन और नियोस्टिग्मिन, ओके। इसकी डायग्नोसिस के लिए तो आपका एड्रोफोनियम यूज होता है। माइसीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए शॉर्ट एक्टिंग ड्रग एड्रोफोनियम यूज की जाती है, बट इट इज नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट, है। ट्रीटमेंट के लिए तो लॉन्ग एक्टिंग ड्रग चाहिएगा ना, ये तो है नहीं कि आप शॉर्ट एक्टिंग ड्रग ट्रीटमेंट के लिए दोगे, तो आपने डायग्नोसिस के लिए दे दिया शॉर्ट एक्टिंग ड्रग, आप ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग दोगे लाइक नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, ठीक है। तो माइसीनिया ग्रेविस जो है इसमें आपके जो है पैरासिम्पैथोमिमेटिक्स, कोलिनर्जिक्स, कोलिनोमिमेटिक्स कुछ भी कह दीजिए, तो इसमें एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ना, वो यूज होते हैं आपके, ओके। फिर आपका बेलाडोना पॉइजनिंग जो है उसमें हमारा फाइसोस्टिग्मिन यूज किया जाता है। कौन सा फाइसोस्टिग्मिन होता है, अल्जीमर डिजीज में आपकी ड्रग्स जैसे जो रिवर्सिबल, आपने एंटीकोलिनेस्ट्रेज पढ़े थे ना, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आपने फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन पढ़ा था, उसके बाद एड्रोफोनियम, फिर रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिल, गैलेंटामिन, है ना, और एक्रिडिन में टैक्रिन आया था। तो ये सारे आपके होते हैं क्या, अल्जीमर डिजीज में यूज होने वाली ड्रग्स हैं, ओके। ये ड्रग देखिए यूरिनेशन कराती है, तो इसलिए इनको यूरिन रिटेंशन में यूज कर सकते हैं, है ना। तो बिथेनिकोल जो स्पेशली यूज किया जाता है ना। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में आप लोगों ने देखा था, एस्टर्स में आपका एस्टाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनकोल, ये आए थे सारे, तो ये यूज किया जाता है, ओके। फिर कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो आपकी कोलिनर्जिक ड्रग है कहाँ कहाँ यूज़ नहीं करोगे, तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या करती है, HCl को रिलीज कराती है ना, तो इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, और अस्थमा में ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे, तो अस्थमा के पेशेंट्स में कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ओके। क्लियर है। अभी देखिए हमने पढ़ा कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में, तो अभी क्वेश्चन सोल्व करिए। अब देखिए आपको कितना क्या समझ आया कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में। फाइसोस्टिग्मिन इज एन एग्जाम्पल फॉर, तो फाइसोस्टिग्मिन कहाँ पढ़ा, मैंने आपको बताया क्लासिफिकेशन पे फोकस करिए, क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखिए फाइसोस्टिग्मिन कहाँ आया था, तो हमने देखिए हमारी कोलिनर्जिक ड्रग में एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े, है ना, और एक इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग पढ़े जिसमें हमारे एंटीकोलिनेस्ट्रेज आए, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमने रिवर्सिबल पढ़े, इरिवर्सिबल पढ़े। रिवर्सिबल जो थे, रिवर्सिबल में हमारे कार्बामेट्स आए, और एक्रिडिन में हमारी एक ही ड्रग आती है, टैक्रिन आती है। कार्बामेट्स में आए हमारे कौन से, फाइसोस्टिग्मिन आया, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपिजिन, गैलेंटामिन, है ना। और आपके इरिवर्सिबल जो है इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए, कार्बामेट्स आए। कार्बामेट्स में जो है 2 ड्रग बताई मैंने आपको, कार्बराइल और प्रोपोक्सर बताई। और जो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो होते हैं ना, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, उसमें आपका डिफ्लोज आता है, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, डिफ्लोज बताया, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मलाथियोन, डायजिनोन, तीनों को एक साथ पढ़िए, प्राथियोन, मलाथियोन, डायजिनोन, है। अब 3 हो रहा, टेबुन, सेरिन, सोमन,
ठीक है। तो ये आपके हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट जो इरिवर्सिबल में आते हैं। तो क्लासिफिकेशन है, तो फाइसोस्टिग्मिन कहाँ बताया है, कार्बामेट्स में आया, रिवर्सिबल में आया, है ना। तो ये क्या है, एड्रीनर्जिक। आपको तो देखिए बिल्कुल सिंपल ही पूछा हुआ है, एड्रीनर्जिक ड्रग है, एंटीकोलिनर्जिक है, एड्रीनर्जिक ब्लॉकिंग है, एंटीकोलिनस्टेज। तो आपको देखिए हमने तो सारा क्लासिफिकेशन पढ़ लिया अच्छे से, तो हमें तो पता है कि एंटीकोलिनस्टेज में आया हमारा, है ना। आपसे ज़्यादा अंदर भी नहीं पूछा हुआ कि भाई रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कार्बामेट्स है, एक्रिडिन है, इस टाइप से पूछा नहीं हुआ। आपसे सिंपल पूछा है कि एंटीकोलिनस्ट्रेज है ये, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हाँ भाई ये क्या है, एंटीकोलिनस्ट्रेज है, जो कोलिनस्ट्रेज एंजाइम जो होता है उसको इनिबिट करा देगा, जिससे कोलिनस्ट्रेज एंजाइम एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं करा पाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग होती है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोस्टिग्मिन इज मेनली यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ। तो नियोस्टिग्मिन मैंने आपको किसके लिए बताया, ये आपका रिवर्सिबल जो आपका एंटीकोलिनस्ट्रेज है ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है नियोस्टिग्मिन। तो देखिए किसके लिए यूज करोगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, मायस्थीनिया ग्रेविस, स्ट्रोक, माइकोइडल इन्फार्क्शन। तो मैंने आपको बताया मायस्थीनिया ग्रेविस जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, तो इसमें आपका जो है डायग्नोसिस के लिए तो एड्रोफोनियम यूज करा, बाकी ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग यूज करेंगे, जैसे आपके नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन हो गई। तो नियोस्टिग्मिन मेनली यूज किया जाएगा आपका मायस्थीनिया ग्रेविस के लिए, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। सेलेक्ट शॉर्ट एक्टिंग ड्रग इज यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए मैंने आपको बताई कौन सी ड्रग बताई, जो आपके रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज है, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, टैक्रिन, एक रह गई रिवास्टिग्मिन रह गया ना। फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, एक्रिडिन में टैक्रिन आती है, सारे सारे रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज है। तो इसमें से एड्रोफोनियम जो होता है ना, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, इसको मायस्थीनिया ग्रेविस की डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। ट्रीटमेंट के लिए मैंने आपको लॉन्ग एक्टिंग ड्रग बताए, नियोस्टिग्मिन और पाइडोस्टिग्मिन, लेकिन डायग्नोसिस के लिए तो एड्रोफोनियम ही यूज होगा, शॉर्ट एक्टिंग होता है। ओके, तो कौन सा ऑप्शन में, एड्रोफोनियम ऑप्शन बी में है। बाकी टैक्रिन मैंने आपको एक्रिडिन कंटेनिंग ड्रग है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में अभी बता दिया, ये यहाँ पर बताया टैक्रिन ना। डोनिपीजिल, गैलेंटामिन जो आपके ये भी रिवर्सिबल में आती है, जो अल्जीमर डिजीज में ड्रग यूज होती है। रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन और टैक्रिन, चारों ड्रग आपके जो है अल्जीमर डिजीज में यूज किए जाते हैं। और नियोस्टिग्मिन जो है ये आपका ट्रीटमेंट में, मायस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में आपका नियोस्टिग्मिन और पाइडोस्टिग्मिन को भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आपका इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट है स्पेसिफिक एंटीडोट बेलाडोना पॉइजनिंग में। मैंने अभी आपको यूज बताए कोलिनर्जिक ड्रग के कहाँ यूज करनी है, तब उसमें मैंने आपको बताया था बेलाडोना की पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग बताई थी, याद कीजिए, प्रेलिडोक्साइम। प्रेलिडोक्साइम तो एक ऑक्साइम है जो किस में यूज करोगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में यूज करोगे। ओके, एट्रोपिन दिया है, एंटीकोलिनर्जिक है ये। पिलोकार्पिन, पिलोकार्पिन कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है, जो एज अ मियोटिक ये जो है ग्लूकोमा में यूज किया जाता है ना। तो बेलाडोना की पॉइजनिंग में हमारा फाइसोस्टिग्मिन यूज होगा, जो क्या है रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है। ओके, नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज। देखिए अभी मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में। इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आए थे और एक कार्बामेट्स में कार्बोराइल और प्रोपोक्सर आया था। और जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे उसमें कौन कौन सी, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, डिफ्लोज, इकोथायोफेट। उसके बाद प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टेबून, सेरिन, सोमन। ऐसे याद कीजिए, टेबून, सेरिन, सोमन है, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, है ना। ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स है। तो आपसे क्या पूछा है, इरिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज पूछा है, इरिवर्सिबल, तो इसमें से कोई ड्रग होगी इन सारों में से। अभी देखो एरिकोलिन, एरिकोलिन तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में पढ़ा था आपने, एरिकोलिन है ना, तो ये नहीं आएगा, एंटीकोलिनस्ट्रेज नहीं है। ईसीरिन, टैक्रिन, टैक्रिन एंटीकोलिनस्ट्रेज है, बट ये रिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आता है और ये एक्रिडिन कंटेनिंग होता है टैक्रिन। तो डिफ्लोज, स्टार्टिंग में पढ़ा ना डिफ्लोज, इकोथायोफेट है ना, तो डिफ्लोज आपका जो है इरिवर्सिबल एंटीकोलिनस्ट्रेज में आ जाएगा, डिफ्लोज ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ओके, नहीं सर निकोटिनिक रिसेप्टर्स इज है, तो मैंने अभी आपको बताया कोलिनर्जिक रिसेप्टर में आपके निकोटिनिक होते हैं, मस्करेनिक होते हैं। मस्करेनिक में हमने M1 M2 M3 पढ़े, निकोटिनिक में NN और NM पढ़ा है ना। तो आपके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है ये लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं और मस्करेनिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपको देखिए लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स वाला ऑप्शन बी दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग। अब देखिए आपको पैरासिम्पैथोमिमेटिक मतलब कि कोलिनर्जिक, पैरासिम्पैथोमिमेटिक, कोलिनर्जिक या कोलिनोमिमेटिक एक ही बात है
है ना। तो इसके एक्शंस में मैंने आपको बताया जो नॉर्मल सिचुएशन है जैसे कि, तो उसमें आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए हार्ट में क्या बताया मैंने आपको, ब्रैडिकार्डिया होगा, हार्ट का रेट, हार्ट में वेलोसिटी, जो आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एवरीथिंग विल बी डिक्रीज, है ना। तो इसमें जो है आपका नेगेटिव आयोनोट्रोपिक, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक, ये सब इफेक्ट होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा। आई में मैंने आपको क्या बताया, मियोसिस बताया, और सिक्रेशंस इंक्रीज होंगे, सैलाइवेशन, लैक्रिमेशन, यूरिनेशन, ये सब होगा, एचसीएल सिक्रेट होगा स्टमक से, है ना। तो ये सब हमने, ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ये सब होगा। अब ऑप्शन देखिए, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको ब्रोंको डायलेशन दिया है, तो ब्रोंको डायलेशन पैरासिम्पैथोमिमेटिक में नहीं होता, पैरासिम्पैथोलिटिक में कह सकते हैं, या फिर सिम्पैथोमिमेटिक में कह दीजिए, है ना। तो ब्रोंकाई को ये कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, इसीलिए आपकी जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग होती है अस्थमा के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है। तो ऐसी ड्रग दोगे ना जो ब्रोंकाई को डायलेट करे, जैसे या तो एंटीकोलिनर्जिक दे दोगे या फिर एड्रेनर्जिक दे दोगे, है ना। मैंने आपको एंटीकोलिनर्जिक बताई, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज की जाती है, एंटीकोलिनर्जिक है। और आपके जो एड्रेनर्जिक ड्रग है सिम्पैथोमिमेटिक है, उसमें आपका जैसे साल्ब्यूटामोल, बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बेम्पिटिरोल, ये सब जो है हम आगे पढ़ेंगे। ओके, तो जो है सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग, तो ब्रोंको डायलेशन कह रहे सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या कराएगी, तो देखिए ब्रोंको डायलेशन थोड़ा ना कराएगी, ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है। तो आपको तो जो ये पूछा सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग तो कट ऑप्शन, है ना। ब्रोंको डायलेशन नहीं करती, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, सिम्पैथोमिमेटिक, पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनर्जिक, है ना। तो ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट कराती है। मिड्रियासिस नहीं कराती, मियोसिस कराती है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल कराती है। इसीलिए जो आपके जो कोलिनर्जिक ड्रग में तभी तो पिलोकार्पिन एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज किया जाता है ना। कट गया। ब्रैडिकार्डिया बिल्कुल कराती है, हार्ट रेट कम कराते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रैडिकार्डिया कराती है। और कॉन्स्टिपेशन नहीं कराएगी, है ना, तो ये आपका डायरिया कराएगी। ओके, तो आपका पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग क्या कराएगी, आपका ब्रैडिकार्डिया जो है, ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल राइट दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड। कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में मैंने आपको एक एस्टर्स बताए, एक एल्कलॉइड्स बताए, है ना। जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है या तो एगोनिस्ट होती है, डायरेक्टली जो रिसेप्टर पे को एगोनिस्ट करेगी, या फिर एक होती है इनडायरेक्टली एसिटाइलकोलिन को बढ़ाती है ना। तो एक तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट थे और एक आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेज थे। कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में हमने एस्टर्स देखे और एल्कलॉइड देखे, तो आपसे एल्कलॉइड पूछा हुआ है, पिलोकार्पिन, मिथाकोलिन, नियोस्टिग्मिन, कार्बेकोल। तो एल्कलॉइड में तो पिलोकार्पिन ही दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एज अ मियोटिक ग्लूकोमा में यूज किया जाता है, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड है। मिथाकोलिन एस्टर में आ जाएगा, एस्टाइलकोलिन, मिथाकोलिन, कार्बाकोल भी एस्टर है। नियोस्टिग्मिन आपको बताइए ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, जो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में हमारा नियोस्टिग्मिन आया था। ओके, तो आंसर ऑप्शन ए हो गया। ओके, तो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट में मैंने आपको सारे बताई दिए। जैसे एसिटाइलकोलिन इज हाइड्रोलाइज बाय द एंजाइम, एसिटाइलकोलिन जो है इसकी हाइड्रोलिसिस करा देता है, कौन सा एंजाइम हमारा होता है, एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज एंजाइम, जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देगा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है ये, इसको ध्यान रखना है। जैसे विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्रिडिन कंटेनिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिन एस्ट्रेज, तो देखिए एंटीकोलिनेस्ट्रेज जो है, एंटीकोलिनेस्ट्रेज में मैंने आपको रिवर्सिबल बताए, इरिवर्सिबल बताए। रिवर्सिबल में मैंने आपको बताया कार्बामेट बताए, और कौन से बताए, एक तो कार्बामेट और एक्रिडिन, है ना। कार्बामेट में फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, है ना, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन। एड्रोफोनियम बताया, रिवास्टिग्मिन, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, और एक्रिडिन में एक ही ड्रग आई, टैक्रिन आई। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज और एक्रिडिन कंटेनिंग तो एक टैक्रिन ही हमने देखा जो अल्जीमर डिजीज में यूज होती है ना। तो पैराथियोन तो इरिवर्सिबल में आता है, पैराथियोन, मेलाथियोन, डायजिनोन, टैबून, सेरिन, सोमन, डिफ्लोज, इकोथायोफेट, सारे इरिवर्सिबल ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे ये। तो टैक्रिन हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। एड्रोफोनियम डायग्नोसिस, माइसिना ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए यूज करा, रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है। एड्रोफोनियम शॉर्ट एक्टिंग होता है, माइसिना ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, ध्यान रखना। ट्रीटमेंट के लिए लॉन्ग एक्टिंग ड्रग नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन यूज करिए, डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम। ओके, बाकी पाइडोस्टिग्मिन दिया है, ये भी आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, तो इसका आंसर ऑप्शन 2 हो गया। ओके, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गए। हमने कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ लिया है ना, तो अभी हम जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग
ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था जो ड्रग जो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराती है, दैट आर कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोमिमेटिक बोल सकते हैं, कोलिनोमिमेटिक बोल सकते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज कराएगी दैट आर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट कह सकते हैं इनको, पैरासिम्पैथोलिटिक कह सकते हैं इनको। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होती है, इसका प्रोटोटाइप ड्रग हमारा एट्रोपिन आता है, तो ये क्या करती है, मस्करेनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करती है। देखिए हमने पढ़े थे कोलिनर्जिक रिसेप्टर में हमारे मस्करेनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे, लेकिन ये जो हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स होती है ये मस्करेनिक रिसेप्टर को ही एंटागनाइज करते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज नहीं करेंगी। ये बात आपको याद रख के चलनी है। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को हम मस्करेनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट कह सकते हैं और पैरासिम्पैथोलिटिक भी कह सकते हैं। सबसे मेन इस क्लासिफिकेशन, तो कौन कौन सी ड्रग्स आती है, तो इसमें एक तो आपके नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, 3 टाइप की ड्रग्स आती है। नेचुरल जो नेचुरली ऑब्टेन होते हैं, जैसे आपका एट्रोपिन हो गया, है ना, तो एट्रोपिन, हायोसिन, ये क्या है आपके नेचुरल एल्कलॉइड है। हायोसिन को स्कोपोलामिन भी कहेंगे। ओके, तो हायोसिन आपने पढ़ा होगा मोशन सिकनेस में यूज किया जाता है ना, मोशन सिकनेस में हम लोग पढ़ते ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है हमारा, हायोसिन या स्कोपोलामिन। ओके, बाकी सेमी सिंथेटिक जो आपके नेचुरल जो है उनसे डिराइव होंगे, और एक सिंथेटिक जो आर्टिफिशियल होते हैं। सेमी सिंथेटिक में हमारा होमाट्रोपिन आता है, एट्रोपिन, मिथोनाइट्रेट, हायोसिन, ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हमारे ऐसे एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किए जाते हैं। ओके, बाकी सिंथेटिक कंपाउंड्स में आपके एक तो होते हैं मिड्रियाटिक्स होते हैं। मिड्रियाटिक्स मतलब कि अभी मैं आपको इनके एक्शंस बताऊंगी। हमारे जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के जो एक्शंस होते हैं कोलिनर्जिक के अपोजिट होते हैं। कोलिनर्जिक, देखिए कोलिनर्जिक के जो एक्शन थे उसके अपोजिट है हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन। ओके, देखिए हमारे जो कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन थे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के एक्शन हमारे उसके अपोजिट है। देखिए आई में कोलिनर्जिक ड्रग ने क्या कराया था, आई में कोलिनर्जिक ड्रग ने मियोसिस कराया था, तो आपकी एंटी कोलिनर्जिक ड्रग आपकी मिड्रियासिस कराएगी। क्या कराएगी, मिड्रियासिस कराएगी। देखिए हार्ट में आपकी कोलिनर्जिक ड्रग ने क्या कराया था, ब्रैडिकार्डिया कराया था। उसमें आपका जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा था, है ना, और वेलोसिटी जो है, कंडक्शन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, है ना, तो उसमें जो है एवरीथिंग विल बी वर डिक्रीज इन cholinergic, but in anticholinergic there is tachycardia, heart rate, force of contraction, conduction velocity, everything will be decreased in anticholinergic, just opposite. Okay, cholinergic में हमारे सारे के सारे secretions increase हो रहे थे, but in anticholinergic every secretions will be decrease, सारे के सारे glandular secretions decrease होंगे। तो इसमें dryness of mouth, dryness of sweat, जो skin का dryness हो जाएगा, मतलब इसमें जो है sweating होती है, cholinergic में sweating होगी, तो anticholinergic में sweating नहीं होगी, स्वेट्स नहीं होंगे, इसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा और स्वेलो करने में डिफिकल्टी होगी, है ना, क्योंकि डिक्रीज सैलिवेशन तो स्वेलोइंग में डिफिकल्टी होगी। ओके, बाकी कोलिनर्जिक में हमने देखा था, क्या देखा था, इसमें यूरिनेशन था, और एंटी कोलिनर्जिक में अपोजिट यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। कोलिनर्जिक में हमने डायरिया देखा था, एंटी कोलिनर्जिक में अपोजिट कर दीजिए कॉन्स्टिपेशन। ओके, तो सारे के सारे एक्शन मैंने आपको क्या बताया। और एक ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वाला देखिए, कोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही थी, बट एंटी कोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंको डायलेशन कराएंगी, इसीलिए तो हमारे एंटी कोलिनर्जिक में मैंने आपको बताया ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, इसी वजह से इनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है। हमारी कोलिनर्जिक ड्रग थी वो तो ब्रोंकियल अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी, है ना, उनको अस्थमा में यूज ही नहीं करना क्योंकि वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही थी, लेकिन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग को हम यूज करेंगे, है ना। और कोलिनर्जिक ड्रग थी वो हमने क्या पढ़ा था, जो पैप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि एचसीएल के सिक्रेशन को इंक्रीज कराएंगी, बट एंटी कोलिनर्जिक जो है एचसीएल के सिक्रेशन को कम कराएगी, तो ये पैप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये थोड़े से इनके एक्शन हो गए। तो अभी देखिए, तो एंटीकोलिनर्जिक हमारी मिड्रियासिस कराती है ना, तो सिंथेटिक कंपाउंड में मिड्रियाटिक्स होते हैं जो मतलब मिड्रियासिस कराएंगे, जिसमें साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड आता है। एंटी सिक्रेटरी, एंटी स्पास्मोडिक है ना, तो एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स में क्वाटनरी कंपाउंड्स आते हैं, टर्शियरी अमीन्स आती है। क्वाटनरी कंपाउंड्स में प्रोपेंथिलिन, ऑक्सीफिनोनियम, क्लेडिनियम, पिपेंजोलेट, मिथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपेमाइड, ग्लाइकोपायरोलेट। टर्शियरी अमीन्स में डाइसाइक्लोमिन ये आता है, एंटी स्पास्मोडिक होता है, एंटी
स्पास्मोडिक कौन सा है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार डाइसाइक्लोमिन वाला। वेलोचिमेट पायरेनजिपिन स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है। वेसिको सेलेक्टिव जो है इसमें आपके जो ऑक्सीब्यूटाइनिन, फ्लेवोक्सेट, टोल्टिरोडिन आता है। एंटी पार्किंसोनियन, देखिए आपकी ऐसी जो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो पार्किंसंस, देखिए पार्किंसंस में एक तो हम एसिड ड्रग यूज करते हैं जो डोपामिन के लेवल को इंक्रीज कराती है, एक एसिड ड्रग यूज करेंगे जो एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम कराएगी। ओके, तो सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक्स यूज किए जाते हैं। और किसमें, ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसंस में, जो आपके एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं वो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में, जो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसन मतलब कुछ ड्रग होती है जैसे आपकी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है, पार्किंसंस डिजीज कॉज करा देती है, तो ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में हमारे एंटीकोलिनर्जिक्स यूज किए जाते हैं। ओके, ड्रग कौन कौन सी है इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा एक ही बात कहती हूँ, क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। एंड ट्राईहेक्सीफेनिडाइल बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन, तो ये आपकी क्या है, एंटीकोलिनर्जिक्स है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज किए जाते हैं। नाम याद रख करने हमें, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन। ओके, फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शंस तो वैसे मैंने आपको बता भी दिए, हमने क्या करना है, कोलिनर्जिक का अपोजिट करना है। कोलिनर्जिक देखिए साथ साथ में याद करते चलिए, इसमें टैकिकार्डिया है, एंटीकोलिनर्जिक में, कोलिनर्जिक में हमने ब्रैडिकार्डिया देखा था, तो एंटीकोलिनर्जिक में क्या है, टैकिकार्डिया, मतलब कि इसमें हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन जो है एवरीथिंग विल बी इंक्रीज, सॉरी। ओके, टैकिकार्डिया होता है, तो इसलिए इनको किस में यूज कर लोगे, अब आप इसका अकॉर्डिंग इसका यूज बता सकते हो कि भाई इसमें जो है फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और ठीक है हार्ट रेट इंक्रीज कराती है, तो इनको ब्रैडिकार्डिया वाले पेशेंट्स में, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में, MI वाले, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट्स में यूज किया जा सकता है इनको, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को, है ना। और देखिए कोलिनर्जिक ड्रग आपकी मियोसिस करा रही थी, है ना, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या कराती है, मिड्रियासिस कराती है, डायलेशन ऑफ द प्यूपिल इज नोन एज मिड्रियासिस। ओके, और कोलिनर्जिक ड्रग डायरिया करा रही थी, तो ये एंटीकोलिनर्जिक हमारे कॉन्स्टिपेशन कराते हैं, है ना, तो ये एंटी डायरियल के रूप में इनको यूज कर सकते हैं, है ना। कोलिनर्जिक ड्रग हमारा क्या करा रही थी, यूरिनेशन करा रही थी, एंटीकोलिनर्जिक यूरिनरी रिटेंशन कराएंगे, तो इनको BPH में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं हमारे, कौन से, एंटीकोलिनर्जिक के कॉन्ट्रा इंडिकेशन दो ही याद करने, एक तो आपका ग्लूकोमा में और एक BPH में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी में। ओके, और जो है कोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रही थी और ये हमारी ब्रोंको डायलेशन कराती है, इसलिए इनको हम कहाँ यूज करते हैं, ब्रोंकल अस्थमा में यूज करते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को, बट कोलिनर्जिक ड्रग हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थी अस्थमा में। ओके, बाकी सिक्रेशन सारे इंक्रीज करा रहे थे कोलिनर्जिक में सारे सिक्रेशन इंक्रीज हो रहे थे, सलाइवेशन, लैक्रिमेशन, स्वेटिंग, है ना, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन, सब एवरीथिंग बट इंक्रीज इन द कोलिनर्जिक, बट सारे के सारे सिक्रेशंस जो है इसमें डिक्रीज हो जाएंगे एंटीकोलिनर्जिक में, डिक्रीज स्वेट, सलाइवरी, ओके, सैलिवेशन डिक्रीज हो जाएगा, लैक्रिमल सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, एसिड का सिक्रेशन स्टमक में डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर में यूज कर सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक को, बट कोलिनर्जिक्स वर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन द पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स में, कोलिनर्जिक को हमने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहा था, है ना। तो ये जो है फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इससे आपको यूज भी पता लग गया और कौन सा जो है इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया, है ना। तो ये हो गया हमारा। अभी साइड इफेक्ट तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि ये क्या करा रही है, स्वेट डिक्रीज करा रही है, तो बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा, फीवर करा देती है। और इसमें क्या करें, हमने सारे के सारे सिक्रेशंस डिक्रीज हुए हैं, जैसे आपका ग्लैंडुलर सिक्रेशंस डिक्रीज हो गए, सलाइवेशन डिक्रीज हुआ है, लैक्रिमेशन सब कुछ डिक्रीज हुआ है, तो इससे ड्राइनेस हो जाएगा, ड्राइनेस ऑफ द आई, क्योंकि लैक्रिमेशन डिक्रीज हो गया तो आई का ड्राइनेस हो जाएगा, और स्वेटिंग डिक्रीज हो गई तो आपका स्किन का ड्राइनेस हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा, है ना, इसमें आपका यूरिनेशन भी कम हो जाएगा, यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। और टैकिकार्डिया हमने पढ़ लिया, क्योंकि इसमें जो है हार्ट रेट ज़्यादा होता है और जो है आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ओके, तो ये सारे हमारे साइड इफेक्ट हो जाएंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के। बाकी यूज कौन कौन से हैं, तो यूज कहाँ कहाँ करा, देखिए हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है जो आपका जो HCl का सिक्रेशन जो है कम कराते हैं, तो इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं। कौन सी ड्रग है जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं, तो आपका पायरेनजिपिन जो होता है स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, पेप्टिक अल्सर में यूज किया जाता है। अस्थमा में मैंने आपको बताया ब्रोंको डायलेशन कराते हैं, तो इसकी ब्रोंको डायलेशन की वजह से ये ड्रग्स जो है अस्थमा में यूज की जाती है। और 2 ड्रग स्पेसिफाई करना है, क्योंकि एग्जाम में
क्वेश्चन बना है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड आर यूज्ड इन द ब्रोंकियल अस्थमा, ब्रोंकोडायलेशन की वजह से। ओके, एवी ब्लॉक में यूज करेंगे क्योंकि ये क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द कंडक्शन को इंक्रीज करा देती है ना, तो इसलिए इनको एवी ब्लॉक में यूज किया जाता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कराती है। ओके, और ये ब्रैडिकार्डिया के पेशेंट्स में यूज करेंगे क्योंकि ये ट्रैकिकार्डिया करा रही है, तो ब्रैडिकार्डिया के पेशेंट्स में यूज करेंगे। ओके, तो ये मशरूम पॉइजनिंग में यूज करेंगे। मशरूम पॉइजनिंग में हमारा एट्रोपिन यूज किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में भी एट्रोपिन यूज किया जाता है। ओके, साइनस ब्रैडिकार्डिया में इनको इंक्रीज करेंगे क्योंकि टैकिकार्डिया करा रही है। एंटीस्पास्मोडिक होती है ये, डाइसाइक्लोमिन आपका एंटीस्पास्मोडिक होता है। मोशन सिकनेस में भी ये ड्रग यूज की जाती है। हायोसिन जो होता है, हायोसिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है मोशन सिकनेस में, स्कोपोलामिन भी इसे कहते हैं, है ना, लिखा भी हुआ है इसमें। ओके, पार्किंसंस में भी हमने पढ़ी है अभी ड्रग, ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन, जो आपकी पार्किंसंस में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो यूज की जाती है। ओके, तो ये सारे हो गए, इनके यूज हो गए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मैंने 2 बताए, कौन से? ग्लूकोमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। देखिए आपकी कोलिनर्जिक ड्रग जो थी, कोलिनर्जिक ड्रग तो ग्लूकोमा में यूज की जा रही थी, है ना। कोलिनर्जिक ड्रग में जैसे आपने पढ़ा था आप पिलोकार्पिन, कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है, मियोटिक इन द ग्लूकोमा यूज किया जाता है ना। लेकिन ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, और यूरिनरी रिटेंशन करा देती है, इसलिए इनको बीपीएच में, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है आपके एंटीकोलिनर्जिक्स। ओके, अभी कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए। अभी हमने ये पढ़ा, इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, हमारा कितना क्या रिटेन है हमें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट? कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग मतलब कोई एंटी कोलिनर्जिक ड्रग होगी, है ना। देखिए कार्बाकोल, कार्बाकोल कहाँ पढ़ा था? कार्बाकोल तो आपने कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़े थे, जो उसमें एस्टर्स थे एक, और एक आपके क्या थे, अल्कलॉइड थे। तो एस्टर्स में एस्टाइलकोलिन, कार्बाकोल, बिथेनकोल, मिथाकोलिन, है ना। तो ये तो कार्बाकोल तो कोलिनर्जिक ड्रग होगी, कट जाएगा। एसिटाइलकोलिन इज ऑल्सो कोलिनर्जिक, कट जाएगा। एट्रोपिन इज कोलिनर्जिक, तो कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग ड्रग में एट्रोपिन आ जाएगा। बाकी पिलोकार्पिन तो आपका अल्कलॉइड में आता है, कोलिनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, जो कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड होता है। ग्लूकोमा में एज ए मियोटिक यूज किया जाता है। पिलोकार्पिन भी काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ओके, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन सी एट्रोपिन क्लियर है। जैसे एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, डाइमरकैप्रोल इज BAL, ब्रिटिश एंटीलेविसाइट जो होता है डाइमरकैप्रोल, मरकरी की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जो देखिए, जो आपने ऑर्गेनोफॉस्फेट्स पढ़े थे ना जब हमने एंटी कोलिनेस्ट्रेज के बारे में पढ़ा था, कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने पढ़ी थी, उसमें हमने एंटी कोलिनेस्ट्रेज के बारे में पढ़ा था ना, तो उसमें हमने रिवर्सिबल पढ़े थे, इरिवर्सिबल पढ़े थे। इरिवर्सिबल में हमारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे, कार्बोमेट्स थे, कार्बोमेट्स में कार्बराइल प्रोपोक्सर था। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स में हमने पढ़ा था डिफ्लोज, इकोथायोफेट, प्राथियोन, मलाथियोन, डायजिनोन, टेबिन, सेरिन, सोनमन पढ़ा था, है ना। तो ये हमारे सारे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे। ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में जो एंटीडोट होगा वो हमारा होता है एट्रोपिन, यूज किया जाता है, जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है एट्रोपिन सल्फेट। आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी साइनाइड और पेनिसिलामिन दिया, हमारा आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, विच इज इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग? तो मैंने अभी आपको बताया मशरूम पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देंगे, प्रेलिडोक्साइम दिया है, ये एक ऑक्साइम है। देखिए ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में प्रेलिडोक्साइम भी यूज किया जाता है। अभी मैंने आपको एट्रोपिन बताया, प्रेलिडोक्साइम भी आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग में यूज किया जाता है। ओके, पिलोकार्पिन तो आपका कोलिनोमिमेटिक अल्कलॉइड है, जो ग्लूकोमा में यूज करते हैं। नियोस्टिग्मिन जो है आपका रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज में आता है, जो आपने नियोस्टिग्मिन मायसीना ग्रेविस में आई थिंक यूज करी है ना। मायसीना ग्रेविस में डायग्नोसिस के लिए एड्रोफोनियम यूज करा, और ट्रीटमेंट के लिए आपने नियोस्टिग्मिन, पाइरोस्टिग्मिन को यूज करा। तो मशरूम पॉइजनिंग की ट्रीटमेंट में आपने ड्रग यूज करनी है, ऑप्शन डी हो जाएगा, एट्रोपिन यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। एट्रोपिन आपका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, तो एंटीकोलिनर्जिक के सारे एक्शंस मैंने आपको अभी बताए, तो कौन सा इसमें से इफेक्ट नहीं है? देखिए राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर, तो देखिए आपकी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, क्या करती है, सिक्रेशंस को रिड्यूस करा देती है, डिक्रीज करा देती है, जिसकी वजह से स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, एवरीथिंग इज डिक्रीज्ड, है ना। तो स्वेटिंग डिक्रीज होता है, उसकी वजह से स्वेटिंग के डिक्रीज होने से बॉडी टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आपने नोट बताना है। डिक्रीज सलाइवरी सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाता है, इसलिए स्वेलो करने में डिफिकल्टी होती है ना।
ये भी सही है। ब्रैडिकार्डिया नहीं होता, टैकीकार्डिया होता है। ब्रैडिकार्डिया तो आपने कहाँ पढ़ा था, आपका जो है कोलिनर्जिक ड्रग करा रही थी, ब्रैडिकार्डिया करा रही थी ना, कोलिनर्जिक ड्रग फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी कम करा रही थी, हार्ट रेट को कम करा रही थी, कंडक्शन वेलोसिटी को कम करा रही थी। लेकिन हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जैसे एट्रोपिन है, ये टैकीकार्डिया कराएगा। ये फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी बढ़ाता है, हार्ट रेट को भी बढ़ाता है, कंडक्शन वेलोसिटी को भी बढ़ाता है, इसलिए इनको एमआई में यूज कर सकते हैं, साइनस ब्रैडिकार्डिया में यूज कर सकते हैं ना, और जो है ये इनको इसमें यूज कर सकते हैं, हमारे एंटीकोलिनर्जिक को एवी ब्लॉक में भी यूज करते हैं। ओके, तो लेकिन ब्रैडिकार्डिया नहीं कराएंगे, तो नोट पूछा हुआ था, तो ऑप्शन सी मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। बाकी इंक्रीज एवी कंडक्शन, तो एवी कंडक्शन को भी इंक्रीज कराती है, ठीक है, इसलिए एवी ब्लॉक में इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तो हमारे मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन सी बिल्कुल क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट, एंटीकोलिनर्जिक यूजेस ब्रोंकोडायलेटर। तो मैंने आपको बताया कौन से एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, दो बताए, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड जो ऑप्शन में दे रखा है, देखिए ये दोनों जो है एंटीकोलिनर्जिक होते हैं ब्रोंकोडायलेटर, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंकोडायलेशन कराती है, मैंने आपको बताया है ना, तो इसलिए इनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज कर सकते हैं। दो ड्रग है, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एंड टायोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो ब्रोंकियल अस्थमा में यूज की जाती है। बाकी ऑप्शन देखिए, पिलोकार्पिन तो आपका ग्लूकोमा में यूज होता है एज अ मियोटिक कोलिनोमिमेटिक एल्कलॉइड होता है। प्राजोसिन अभी आगे पढ़ेंगे, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होता है। जोसिन वाली प्राजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसिलोसिन, ये सब जोसिन वाले सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं। साल्ब्यूटामोल बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में एज अ ब्रोंकोडायलेटर यूज होता है, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। जैसे ड्रग ऑफ चॉइस इन मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में मैंने आपको बताया, मोशन सिकनेस मतलब कि जैसे ट्रैवल करते हैं ना बस वगैरह में, तो उसमें जो है नोशिया वॉमिटिंग हो जाता है, तो मोशन सिकनेस होता है। तो उसमें जो है आपका ड्रग ऑफ चॉइस मैंने आपको बताया था कौन सा, स्कोपोलामिन है, एट्रोपिन, मिटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेरिडोन। तो आपका हायोसिन होता है, हायोसिन को स्कोपोलामिन भी कहा जाता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनर्जिक एजेंट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म। तो मैंने आपको बताया था ड्रग इंड्यूस्ड पार्किंसोनिज्म में हमारे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज किए जाते हैं। ट्राईहेक्सीफेनिडाइल, बेंजहेक्सोल, प्रोसाइक्लिडिन, बाइपेरिडन, है ना। तो आपका देखिए मिबिवेरिन दिया है, साइक्लोपेंटोलेट, ट्रोपिकामाइड, दोनों तो आपके मिड्रियासिस करार थे, मिड्रियाटिक्स थे, तो बेंजहेक्सोल हो जाएगा ऑप्शन डी, जो ये एंटीकोलिनर्जिक होता है जो पार्किंसंस डिजीज में यूज करते हैं। मतलब पायरेनजिपिन प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय ब्लॉकिंग दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर। तो पायरेनजिपिन मैंने आपको बताया था पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में हमारे एंटीकोलिनर्जिक यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये एचसीएल के सिक्रेशन को कम कराते हैं, इसलिए इनको पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स में यूज किया जाता है। तो पायरेनजिपिन स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर ब्लॉक करेगा ये। तो M1 ऑप्शन देखिए आपको सी में दिया है, स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर ब्लॉकर है ये। ओके, जैसे एट्रोपिन ब्लॉक द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो एट्रोपिन कौन से न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करेगा, देखिए एट्रोपिन आपका क्या है, एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये आपका कौन सा कोलिनर्जिक को जो है ब्लॉक करेगा, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर आपका एसिटाइल कोलिन है ना। तो ये क्या करता है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको ब्लॉक करता है। और एट्रोपिन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होता है, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट होता है एसिटाइल कोलिन का, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव है, ध्यान रखना, ये भी अभी एक एग्जाम में पूछा था। ओके, तो एट्रोपिन जो है किसको ब्लॉक करेगा, आपका डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन या एसिटाइल कोलिन। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, एसिटाइल कोलिन हो जाएगा। ओके, देखिए हमने जो है कोलिनर्जिक जो ड्रग्स के बारे में पढ़ लिया, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ लिया जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराती है, कोलिनर्जिक ड्रग जो डिक्रीज कराती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के बारे में हमने पढ़ लिया। तो अभी जो है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगी एड्रेनर्जिक ड्रग, और जो डिक्रीज कराएगी वो एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग। तो इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं। ओके, तो देखिए आपकी जो एड्रेनर्जिक ड्रग्स होती है वो क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराती है। तो हमने जो इनके एक्शंस तो देखे हुए हैं कि पैरासिम्पैथेटिक के कौन से और सिंपैथेटिक के कौन से, दोनों के ऑपोजिट है ना। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर जो है हार्ट रेट को कम कराता है, तो वहीं सिंपैथेटिक हमारा हार्ट रेट को ज्यादा कराता है, टैकीकार्डिया कराएगा। पैरासिम्पैथेटिक में जहां ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वहां सिंपैथेटिक में ब्रोंको डायलेशन होता है ना। पैरासिम्पैथेटिक में जहां मियोसिस होता है तो सिंपैथेटिक में मिड्रियासिस होता है। तो ये एक्शंस हमने देख लिए। तो देखिए अभी जो हम पढ़ेंगे एड्रेनर्जिक
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराएगी एड्रेनर्जिक ड्रग। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स के लिए आपके जो है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे हमने कोलिनर्जिक ड्रग में तो हमने देखा था कि हमारे M1 M2 M3 रिसेप्टर्स थे, और है ना कोलिनर्जिक में तो हमने मस्करनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स देखे। मस्करनिक में M1 M2 M3 देखा, और निकोटिनिक में NM और NN था, है ना। तो इसमें हमारे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स होते हैं। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं कौन से होते हैं? अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है। अल्फा में अल्फा 1 और अल्फा 2 होता है। अल्फा 1 रिसेप्टर्स हमारा जो है ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा, आयरिस में, प्रोस्टेट में, और अल्फा 2 हमारा ब्लड वेसल्स में, ठीक है। अल्फा 2 ये प्री जंक्शनली प्रेजेंट होता है, और ये पोस्ट जंक्शनली जो इफेक्टर ऑर्गन पे। तो इतना जो है डीप में आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी अल्फा 1 का तो पूछते भी नहीं है ज़्यादा। अल्फा 2 जो आपका बीटा रिसेप्टर है ना, ये थोड़ा सा आप देख लेना कि भाई जो बीटा 1 होता है ना, बीटा 1 हार्ट में है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जब एक्शंस देखेंगे कि भाई तो उसमें बीटा 1 जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं आपके, जैसे साल्ब्यूटामोल ब्रोंको डायलेशन कराता है। क्यों? क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स आपके लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या कराएंगे? ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। तो बीटा 2 एगोनिस्ट आपका वह है जो ब्रोंको डायलेटर होते हैं, ओके। तो यहाँ पे ये यूजफुल हो जाता है। तो बीटा 1 हार्ट में, देखिए एक हार्ट होता है तो बीटा 1 हार्ट में है। बीटा 2 लंग्स में, 2 लंग्स होते हैं तो बीटा 2 लंग्स में। ऐसे आप याद रखेंगे तो ज़्यादा तो इसमें से बनते भी नहीं है कि रिसेप्टर की लोकेशन तो बहुत ही कम पूछी जाती है। तो बीटा 1 हार्ट में और जेजी सेल्स में रेनिन को रिलीज कराएंगे जेजी सेल्स से। और बीटा 2 जो है आपका ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, आपका यूट्रस में, इंटेस्टाइन में, है ना। यहाँ पर बीटा 2 और बीटा 3 जो है एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स हो गए। फिर आपका थेरेप्यूटिक जो क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। एड्रेनर्जिक ड्रग्स के बारे में जो है इनका क्लासिफिकेशन देखिए। क्लासिफिकेशन में आपको यूज पता लग जाएंगे कहाँ कहाँ पे यूज होती है, ओके। देखिए इसमें एक तो आपके प्रेशर एजेंट्स होते हैं जो क्या करेंगे? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, है ना। तो देखिए नोरएड्रेनालिन, एफेड्रिन, डोपामिन, फिनाइलएफ्रिन, मिथोक्सामिन, मिफेंटरमिन, तो ये प्रेशर एजेंट्स हैं। फिर कार्डियक स्टिमुलेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं? हार्ट को स्टिमुलेट कराएंगे, है ना। एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन, डोब्यूटामिन। फिर आपके ब्रोंको डायलेटर होते हैं क्योंकि आपका बीटा 2 रिसेप्टर है वो आपका लंग्स में प्रेजेंट है, ब्रोंकाई को डायलेट कराएगा। आइसोप्रेनालिन, साल्ब्यूटामोल जिसको एल्ब्यूटिरोल भी कहते हैं, टर्ब्यूटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बेम्ब्यूटिरोल, ओके। फिर आपके सीएनएस स्टिमुलेंट में एम्फेटामिन, डेक्सएम्फेटामिन, मिथएम्फेटामिन आता है। एनोरेक्टिक्स जो होते हैं एपेटाइट को सप्रेस कराते हैं, फेनफ्लुरामिन, डेक्सफेनफ्लुरामिन और सीब्यूट्रामिन। सीब्यूट्रामिन आपके एंटी ओबेसिटी ड्रग में भी आती है ना। सीब्यूटामिन मतलब कि सीब्यूट्रामिन क्या कराते हैं? ये एपेटाइट को सप्रेस कराते हैं। क्या कराते हैं? जो एपेटाइट होता है ना, एपेटाइट को क्या करा देते हैं? सप्रेस करा देते हैं, ओके। फिर आपके होते हैं नेजल डीकंजेशन होता है जो नेजल डीकंजेशन में यूज किए जाएंगे। जैसे आपका नेजल ब्लॉकेज के टाइम पे जो नेजल कैविटी में जो नेजल ड्रॉप डालते हैं ना, वो आपके ये होते हैं। जैसे ये ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन ये आते हैं ना। तो फिनाइलएफ्रिन, जाइलोमेटाजोलिन, सूडोएफेड्रिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, फिनाइल प्रोपेनोलामिन और नेफाजोलिन, ये नेजल डीकंजेसेंट्स होते हैं, ओके। फिर एक ड्रग आती है यूटेराइन रिलैक्सेंट्स एंड वैसोडाइलेटर्स होते हैं। तो यूटरस को रिलैक्स कराएंगे। जो प्री टर्म लेबर वाली कंडीशंस होती है तो उसमें यूटेराइन रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है। रिटोड्रिन, आइसोसुप्रिन, साल्ब्यूटामोल, टर्बिटालिन यूटेराइन रिलैक्सेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे आपको इनके यूज भी पता लग गए। तो कहाँ पर जैसे यूटेराइन रिलैक्सेंट है तो यूटरस को रिलैक्स करवाना होगा, जैसे प्री टर्म लेबर के टाइम पे यूज करेंगे। ब्रोंकोडाइलेटर है तो अस्थमा में इनको यूज कर लेंगे, है ना। तो ये डिफरेंट इनकी नेजल डिकंजेशन कराते हैं। तो नेजल कंजेशन वाली सिचुएशन होगी तो वहां पर इनको यूज कर लिया जाएगा। तो ये इनके साथ साथ में आपको यूज भी पता लग गए, है ना, क्लासिफिकेशन से। देखिए अभी आपका जो है नोर एड्रेनलिन जो होता है, देखिए नोर एड्रेनलिन जो होता है ये अल्फा 1 का एगोनिस्ट होता है, अल्फा 2 का एगोनिस्ट होता है, बीटा 1 का भी एगोनिस्ट होता है। और एड्रेनलिन जो होता है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 वो बीटा 2 का भी एगोनिस्ट होता है, ओके। फिर आपका डोपामिन है, डोपामिन D1, डोपामिन D2 अल्फा 1 और बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है। डोब्यूटामिन अल्फा 1 बीटा 1 एगोनिस्ट होता है। इसमें कोई भी जो डोपामिन का जो डोब्यूटामिन है ना, ये डोपामिन के D1 D2 रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करता। इसका अल्फा 1 और बीटा 1 का एगोनिस्ट होता है डोब्यूटामिन। फिर आइसोप्रिनालिन जो हमारा होता है ये आपका बीटा 1 एगोनिस्ट या बीटा 2 एगोनिस्ट भी होता है आइसोप्रिनालिन,
ओके। और जो आपके साल्बुटामोल वगैरह जो है, साल्बुटामोल, टर्बिटालिन, साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, बैम्बिटिरोल, ये हमारे बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं। रिटोड्रिन जो है ये भी हमारा बीटा 2 एगोनिस्ट है ना। देखिए अभी अब आप पढ़ेंगे एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। ये तो हमारी एड्रेनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन हुआ। अभी एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स में आपके देखिए एड्रेनर्जिक रिसेप्टर में अल्फा और बीटा दोनों के रिसेप्टर्स है, तो अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। ओके, तो अल्फा ब्लॉकर्स का क्लासिफिकेशन है, फिर आपका बीटा ब्लॉकर्स का है। देखिए क्लासिफिकेशन आपको जो मेन इसमें से करना है वो क्या है, आपको क्लासिफिकेशन ही करना है। ओके, क्लासिफिकेशन से ही आपका ऑलमोस्ट सारा जो है कवर हो जाएगा। अल्फा ब्लॉकर्स में आपके नॉन इक्विलिब्रियम टाइप में बीटा हेलो अल्काइलामीन में फिनॉक्सीबेंजामीन आता है, और इक्विलिब्रियम टाइप मतलब जो कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं ना, तो हमने देखे थे ना जब कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स होते हैं उसमें इक्विलिब्रियम टाइप और नॉन इक्विलिब्रियम टाइप होते हैं। नॉन इक्विलिब्रियम वाले तो लगभग इरिवर्सिबल होते हैं, इक्विलिब्रियम वाले कॉम्पिटिटिव होते हैं। जैसे आपका इसमें नॉन सेलेक्टिव आएंगे। ओके, नॉन सेलेक्टिव में एर्गोट एल्कोलॉइड्स में आपका एर्गोटामिन एर्गोटॉक्सिन आता है, हाइड्रोजनेटेड एर्गोट एल्कोलॉइड में डाईहाइड्रो एर्गोटामिन डाईहाइड्रो एर्गोटॉक्सिन, इमिडाजोलिन में टोलाजोलिन फेंटोलामिन आएगा, मिसलेनियस में क्लोरप्रोमाजिन आता है। फिर सेलेक्टिव जो है, सेलेक्टिव में आपका अल्फा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर और अल्फा 2 सेलेक्टिव ब्लॉकर। अल्फा 2 में एक ही ड्रग है योहिम्बिन, अल्फा 1 में प्राजोसिन जोसिन वाली ड्रग आएंगी, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन। तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपसे ना क्लासिफिकेशन पूछ लिया जाता है तो कह देंगे इनमें से कौन सा सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। ओके, तो 3 ड्रग ये दे दी, एक ये वाली दे दी, तो आपको मतलब कि कौन सा है सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, तो एक इनमें दे दी और 3 अलग एग्जांपल दे दिए इस टाइप से, या फिर कौन सा नहीं है ना। तो आपको जोसिन वाले याद रखने, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, टैमसुलोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर होते हैं। सेलेक्टिव अल्फा 2 ब्लॉकर में योहिम्बिन आता है। नेक्स्ट देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस जो है हमारे, ये देखिए हमारे अल्फा ब्लॉकर्स जो क्या कराएंगे, ये ब्लड वेसल्स में देखिए वैसोडाइलेशन कराएंगे, क्योंकि अल्फा 1 जो रिसेप्टर्स अल्फा 1 जो है ये अल्फा रिसेप्टर्स हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, तो क्या कराते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। तो इनके ब्लॉकर्स क्या करेंगे, अपोजिट काम कराएंगे, वैसोडाइलेशन कराएंगे। ब्लैडर में रिलैक्स कराते हैं, ट्राइगोन स्फिंक्टर फेवर मिक्चुरेशन। ओके, फिर साइड इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है, ये नेजल कंजेशन करा देंगे, पोस्चुरल हाइपोटेंशन करा देते हैं। यूज कहाँ यूज होंगे, अल्फा के ब्लॉकर हमारे हाइपरटेंशन में सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर जैसे प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन, है ना। अल्फा 1 के ब्लॉकर क्योंकि अल्फा 1 वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है ना, और जो आपका बीटा 2 है वो वैसो डायलेशन कराता है। तो आपके सेलेक्टिव अल्फा 1 के ब्लॉकर क्योंकि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा था ना, तो आप क्या करेंगे, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन को ब्लॉक करा देंगे तो वैसो डायलेशन हो जाएगा, है ना। तो ये हाइपरटेंशन में आपके सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर यूज होते हैं, प्राजोसिन, टीराजोसिन, डोक्साजोसिन। फियोक्रोमोसाइटोमा में भी आपके यूज किए जाते थे कि फियोक्रोमोसाइटोमा होता क्या, ट्यूमर होता है एड्रिनल ग्लैंड का, है ना। तो इसमें क्या होता है, एक्सेसिव सिक्रेशंस होता है कैटेकोलामिन्स का ड्यू टू एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल मेडुला के ट्यूमर की वजह से, जिससे हाइपरटेंशन हो जाएगी। तो इसमें आपकी ड्रग लैबिटलोल अभी हम आगे पढ़ेंगे। नॉन सेलेक्टिव मतलब कि आपका ये क्या होता है, ये अल्फा ब्लॉकर भी होता है, साथ साथ में बीटा को भी ब्लॉक करता है लैबिटलोल। ओके, तो इसको फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज करते हैं लैबिटलोल को। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज में हमारे अल्फा ब्लॉकर्स यूज होते हैं। और बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, हमारे जो यूरिनरी रिटेंशन करा रहे थे ना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, वो हमारी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मैंने आप लोगों को बताई थी, है ना। तो आपके एड्रेनर्जिक ड्रग भी यूज नहीं कर सकते। इसमें एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग में आपका टैमसुलोसिन जो है ये यूज किया जाता है, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर जो है। ओके, तो इसमें बीटा ब्लॉकर में आपके वही नॉन सेलेक्टिव होते हैं, और नॉन सेलेक्टिव में जैसे आपका नॉन सेलेक्टिव जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे। बीटा 1 में नॉन सेलेक्टिव जो बीटा ब्लॉकर है इसमें देखिए विदाउट इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी वाले होते हैं, प्रोपेनोलोल, सोटलोल, टिमोलोल। विद इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी में पिंडोलोल, और विद एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी मतलब अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक करेंगे। लैबिटलोल जो अभी हमने पढ़ा था बीपीएच में यूज कर रहे थे ना, और कार्बिडिलोल ये यूज कर, बीपीएच में नहीं, हमने फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड में यूज करा, है ना। बीपीएच में तो इसको टैमसुलोसिन को यूज करा था। ओके,
तो ये दोनों ड्रग हो गई। फिर कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब कि क्वेश्चन बनेगा ना आपका, तो ये इसके ऊपर तो बनता ही है कौन सा इसमें, मतलब कार्डियो सेलेक्टिव मतलब कि जो आपके हार्ट में कौन से बीटा वन रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट है, तो सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर बहुत बार एग्जाम में बन गया, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर। तो आप इसके तो नाम याद करने ही करने हैं आपने, किसी भी तरीके से करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रही हूँ। मीटोप्रोलोल, लैटिनोलोल, एस्बिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल, बिटैक्सोलोल, सैलिप्रोलोल, नेबिवोलोल, सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर्स दीज आर। ओके, तो आपको मीटोप्रोलोल हो गया, एटिनोलोल, एस्बिटोलोल, बिसोप्रोलोल, एस्मोलोल अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर होता है ना, बिटैक्सोलोल, आपका सैलिप्रोलोल, नाबिवोलोल। ओके, फिर आपके होते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस। देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है हमारे, देखिए हार्ट में, देखिए जो बीटा वन जो है मैंने आपको बताया था हार्ट में और जेजी सेल्स में प्रेजेंट है। हार्ट में हार्ट रेट को देखिए ये डिक्रीज कराएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसमें हमारा क्या होता है, स्ट्रेस के टाइम पे एक्टिवेट है, तो हार्ट रेट इसमें ज्यादा हो रहा था, है ना। तो ड्रग जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज कराएंगे, मतलब कि जो एगोनिस्ट होते हैं वो तो हार्ट रेट बढ़ाएंगे, बाकी हार्ट रेट को कम करेंगे एंटागनिस्ट, है ना। तो बीटा के ब्लॉकर है, बीटा वन जो रिसेप्टर है आपका हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट रेट को कम कराएगा। और किडनी में जेजी सेल से ये जो हमारे बीटा रिसेप्टर क्या करा रहे थे, जेजी सेल से रैनिन को रिलीज करा रहे थे, तो ये ब्लॉक हो गया तो रैनिन का रिलीज नहीं होगा, है ना। लंग्स में बीटा रिसेप्टर्स क्या करा रहे थे, बीटा टू रिसेप्टर्स लंग्स में ब्रोंको डायलेशन करा रहे थे। अब ब्रोंको डायलेशन ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉकर्स की बात हो रही है, तो ये स्मूथ मसल्स को जो है ब्रोंकाई की कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएंगे। अब ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहे हैं तो आप इनको अस्थमा में यूज करोगे क्या, बिल्कुल नहीं करोगे। देखिए बीटा के एगोनिस्ट, तो बीटा टू एगोनिस्ट हम लोग एज अ ब्रोंको डायलेटर यूज करते हैं अस्थमा में, बट ये एंटागनिस्ट यूज नहीं होंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे अस्थमा में, बिकॉज दे कॉज ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना। तो प्रोप्रानोलोल जो है अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जो होता है। आई में क्या कराते हैं, देखिए आई में जो है ये एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन कम कराते हैं। आई के केस में क्या करते हैं, एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रेशन है उसको कम कराते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। ग्लूकोमा में क्यों, एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन कम करा रहे हैं, इसलिए ग्लूकोमा में जैसे हमारा टीमोलोल जो होता है ग्लूकोमा में यूज होता है। ओके, बिटैक्सोलोल भी होता है, लीवोब्यूनोलोल भी होता है, ये ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर जो ग्लूकोमा में यूज होते हैं। ओके, तो एक्वस क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्वस ह्यूमर का जो सिक्रेशन होता है वो डिक्रीज कराते हैं। तो ग्लूकोमा के ड्रग अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, फिर साइड इफेक्ट क्या क्या है, तो देखिए ये हार्ट रेट को कम करा रहे थे, तो वही इसका साइड इफेक्ट हो जाएगा ब्रैडिकार्डिया और ब्रोंकियल अस्थमा प्रेसिपिटेट करा देंगे, ठीक है। तो अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होंगे ये। ओके, फिर यूज कहाँ करोगे, तो यूज का वही है जो हमने देख लिए कि वजह से हाइपरटेंशन में यूज हो जाएंगे, है ना। एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल, प्रोपेनोलोल। फिर फियोक्रोमोसाइटोमा ट्यूमर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड में लैबिटोलोल यूज करा। अरिथमिया में भी यूज होते हैं ये। माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में प्रोपेनोलोल यूज किया जाता है। एंजाइटी में भी यूज होता है प्रोपेनोलोल। ग्लूकोमा में मैंने आपको बताया क्योंकि एक्वस ह्यूमर जो है उसका सिक्रेशन कम कराते हैं, तो आपका टीमोलोल हो गया, बिटैक्सोलोल हो गया। टीमोलोल तो आपका बीटा वन बीटा टू दोनों को ब्लॉक करता है, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है। बिटैक्सोलोल सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर में आता है। बिटैक्सोलोल, है ना। बिटैक्सोलोल मैंने आपको सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर में बताया ना। मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल, एस्बिटोलोल, एस्मोलोल, उसमें बिटैक्सोलोल भी था। तो बिटैक्सोलोल क्या है, सेलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर होता है जो ग्लूकोमा में यूज होता है। टीमोलोल, बिटैक्सोलोल, एक लीवोब्यूनोलोल भी होता है ग्लूकोमा में। ओके ओके, तो ये यूज हो गया हमारे बीटा ब्लॉकर्स की। अभी ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए ग्लूकोमा है ना, ग्लूकोमा में देखिए क्या होता है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। नॉर्मल इंट्राओक्यूलर प्रेशर हमारा 10 to 21 mmHg होता है, बट इन ग्लूकोमा इंट्राओक्यूलर प्रेशर इज ग्रेटर देन 22 mmHg। तो ग्लूकोमा में इंट्राओक्यूलर प्रेशर 22 mmHg से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें ऐसी ड्रग यूज़ करेंगे, या तो क्या करें एक्वस ह्यूमर के प्रोडक्शन को कम करा दे, ये एक तो प्रोडक्शन को कम करा दे, या फिर क्या करें उसका जो आउटफ्लो है उसको बढ़ा दे, है ना। या तो एक्वस का प्रोडक्शन कम कराए या उसका आउटफ्लो बढ़ा दे, है ना। तो ऐसी ड्रग होगी जो प्रोडक्शन कम कराएगी, उसमें आपका देखिए ABC, सी से कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर, बी से आपके बीटा ब्लॉकर जो ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर यूज होते हैं, और ए से आपके अल्फा 2 एगोनिस्ट यूज होते हैं। तो ये तो क्या करते हैं, एक्वस जो है एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन कम कराएंगे, है ना। एक उसका जो है आउटफ्लो बढ़ा दे, उसमें आपका कोलिनर्जिक ड्रग आती है और एक आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आते हैं।
ओके देखिए दैट रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर, है ना, सिक्रेशन को कम कराएंगे उसमें बीटा ब्लोकर्स, तो ओक्यूलर बीटा ब्लोकर्स यूज होते हैं। टिमोलोल, बिटैक्सोलोल, टिमोलोल तो नॉन सेलेक्टिव है, बिटैक्सोलोल सेलेक्टिव बीटा 1 में आता है ना ब्लोकर में। लीवोब्यूनोलोल, तो ये बीटा ब्लोकर्स हैं जो जो मतलब कि ग्लूकोमा में यूज होते हैं। अल्फा 2 एगोनिस्ट जो ग्लूकोमा यूज होते हैं उनमें हमारा आता है कौन सा, एप्राक्लोनिडीन और ब्राइमोनिडीन आता है। फिर आपके कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड आता है। ओके ये क्या है, जो प्रोडक्शन है एक्वस ह्यूमर का उसको कम करा रहे हैं। फिर एक ड्रग होगी दैट इंक्रीज आउटफ्लो ऑफ एक्वस फ्लूइड के आउटफ्लो को बढ़ाएगी, उसमें जो है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग आती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग में लेटानोप्रोस होता है, तो ये यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो, यूवियोस्क्लेरल जो आउटफ्लो होता है ना, ये उसको इंक्रीज कराता है यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को। कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। कोलिनर्जिक ड्रग जो होती है ट्रैबिकुलर जो इनका आउटफ्लो होता है उसको इंक्रीज कराते हैं। तो कोलिनर्जिक ड्रग में आपका पिलोकार्पिन, फाइसोस्टिग्मिन है, ये ग्लूकोमा में यूज होती है। ठीक है, ये सारी ड्रग कौन सी होता है मैंने आपको, जो ग्लूकोमा में यूज होती है। ठीक है, ग्लूकोमा में 2 टाइप की ड्रग यूज करेंगे, या तो प्रोडक्शन कम करा दो एक्वस ह्यूमर का, या उसका जो आउटफ्लो है वो बढ़ा दो। आउटफ्लो को बढ़ाने के लिए जो ड्रेनेज को बढ़ाएंगे, जिसमें आपका यूवियोस्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाएंगे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, या ट्रैबिकुलर एक आउटफ्लो होता है उसको बढ़ाएंगे, उसमें आपका जो है कोलिनर्जिक ड्रग। तो आपको इतना ज्यादा डीप में हमारे एग्जाम में पूछा नहीं जाता, तो आपको सिंपल पता होना चाहिए कि हमारा ग्लूकोमा में जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का है कि लेटानोप्रोस्ट ग्लूकोमा में यूज होता है ना। कोलिनर्जिक ड्रग में आपका पिलोकार्पिन ग्लूकोमा में यूज होगा, फाइसोस्टिग्मिन यूज होगा, बीटा ब्लोकर कौन सा, टिमोलोल यूज हो रहा है ना। तो इनके सबके नाम पता होने चाहिए आपको। ओके तो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं ना। देखिए आपके क्वेश्चंस हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटिकोलामिन, तो इनमें से कैटिकोलामिन कौन सा है। देखिए मैंने आपको एक बात और इसमें बताई नहीं, देखिए एक तो आपके एंडोजिनस कैटिकोलामिन्स होते हैं जिसमें आपका एड्रेनलिन आता है, नोर एड्रेनलिन आता है और डोपामिन आता है। ओके ये आपके एंडोजिनस कैटिकोलामिन है, तो यही पूछा हुआ है कैटिकोलामिन, एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन, डोपामिन तीनों आपके कैटिकोलामिन्स में आते हैं। ओके ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है, वन ऑफ दिस बीटा ब्लॉकर यूज इन ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में मैंने आपको ड्रग बताई, या तो क्या करो प्रोडक्शन कम करा दो या आउटफ्लो बढ़ा दो। आउटफ्लो को 2 ड्रग बढ़ा रही थी, कोलिनर्जिक ड्रग थी और एक आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स में लेटानोप्रोस्ट आया। कोलिनर्जिक ड्रग में जैसे आपका पिलोकार्पिन हो गया है ना। प्रोडक्शन को कम करा रहे थे, ABC से बताया। अल्फा 2 के एगोनिस्ट थे, बीटा के ब्लॉकर थे और कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर में एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड भी होता है। बीटा ब्लॉकर में मैंने आपको टिमोलोल बताया है ना, बिटैक्सोलोल बताया, लीवोब्यूनोलोल बताया। अल्फा जो है अल्फा के 2 एगोनिस्ट एप्राक्लोनिडिन, ब्राइमोनिडिन होता है। ये बताइए ड्रग्स, तो कह रहे कौन सा बीटा ब्लॉकर, तो आपका ओक्यूलर बीटा ब्लॉकर आता है, तो प्रोप्रानोलोल नहीं आता, मिटोप्रोलोल, एटिनोलोल नहीं आता, टीमोलोल आता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा है ना। नेक्स्ट है टिमोलोल। देखिए फिर पूछ लिया कि टिमोलोल ग्लूकोमा में कैसे काम करता है, तो वही मैंने आपको वही बताया कि ये क्या करेगा, प्रोडक्शन को कम कराएगा। देखिए इफेक्टिंग चेंज इन प्यूपिल साइज नहीं, इफेक्टिंग टोन ऑफ सिलरी मसल्स नहीं, एनहेंसिंग ड्रेनेज, तो ड्रेनेज को तो आपका ड्रेनेज को तो क्या करा रहे थे, कौन सी ड्रग करा रहे थे ड्रेनेज को, जो एनहेंस करा रहे थे उसमें तो आपके कोलिनर्जिक ड्रग आ रही थी और एक आपके प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स आ रहे थे, तो ये भी नहीं होगा। बाय रिड्यूसिंग एक्वस फॉर्मेशन को रिड्यूस कराएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्बुटामोल। साल्बुटामोल जो है बीटा 2 एगोनिस्ट में आता है। बीटा 2 रिसेप्टर्स हमारे जैसे लंग्स में देखे थे है ना, स्मूथ मसल्स में, लंग्स में, GIT में, ब्लैडर में है ना, तो आपके जो है ये बीटा 2 रिसेप्टर्स थे। तो लंग्स में बीटा 2 रिसेप्टर्स जो ब्रोंकाई में होते हैं तो ब्रोंको डायलेशन कराते हैं। क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेशन। तो बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंको डायलेटर होते हैं, जैसे आपका साल्बुटामोल है, टर्बिटालिन, साल्मिटिरोल, फॉर्मिटिरोल, बैम्बिटिरोल, दीज ऑल आर बीटा 2 एगोनिस्ट। एंड जो आपका बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं हमारे ब्रोंको डायलेटर होता है, ब्रोंकल अस्थमा में यूज होते हैं, हमें पता है। तो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट आपने यहाँ बताना है साल्बुटामोल का। नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर्स, तो डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट हमारा ट्रेमर्स होता है साल्बुटामोल का। ओके बाकी नर्वसनेस भी कराता है, पाल्पिटेशन भी कराएगा, रेस्टलेसनेस भी कराएगा, बट डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट इज ट्रेमर। ओके नेक्स्ट है चूज अ सेलेक्टिव ब्लॉकर ऑफ बीटा 1 रिसेप्टर। तो मैंने आपको बताया सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर आपने याद करने ही करने हैं। देखिए लैबिटोलोल इज नॉन, मतलब ये तो क्या होता है, मतलब कि नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, प्लस ये अल्फा को भी ब्लॉक करता है, ये बीटा प्लस अल्फा दोनों को ब्लॉक करता है। ठीक है ये क्या है, बीटा प्लस अल्फा दोनों को ब्लॉक करेगा लैबिटोलोल।
ठीक है, मतलब नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, ये बीटा 1 बीटा 2 दोनों को ब्लॉक करेगा, साथ में अल्फा को भी ब्लॉक करता है। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। ओके, प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर में प्राजोसिन, टीराजोसिन, डॉक्साजोसिन, टैम्सुलोसिन। एटिनोलोल इज सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, प्रोपेनोलोल इज फिर से नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो आपका बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में ऑप्शन सी एटिनोलोल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है डिपिफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ। देखिए डिपिफ्रिन जो होता है ये भी ग्लूकोमा में यूज किया जाता है। ओके, तो ये देखिए आपका प्रोड्रग है किसका, एड्रेनलिन का प्रोड्रग डिपिफ्रिन, तो काफी इंपॉर्टेंट, डिपिफ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एड्रेनलिन का प्रोड्रग है डिपिफ्रिन। ओके, नेक्स्ट आइसोसुप्रिन इज यूज टू ट्रीट। देखिए हमने जो यूटिन रिलैक्सेंट्स पढ़े थे, याद है आपको यूटिन रिलैक्सेंट्स, है ना, रिटोड्रिन, आइसोसुप्रिन पढ़ा था। तो आइसोसुप्रिन किस में यूज करोगे, देखिए ब्रोंकियल अस्थमा में, मतलब कि अस्थमा में, तो अस्थमा में तो आपके बीटा 2 एगोनिस्ट में साल्बिटामोल, टर्बिटालिन ये सब यूज करा। नाजल कंजेशन में नाजल डिकंजेस्टेंट थे आपके ज़ाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन ये सब यूज करे। सीवियर हाइपरटेंशन, प्रीमैच्योर लेबर, तो यूटेरिन रिलैक्सेंट्स जो है ना, यूटेरस को रिलैक्स कराएंगे ये। तो प्रीमैच्योर लेबर, जब बेबी अभी डेवलप हुआ नहीं उससे पहले ही जो लेबर जो हो जाता है ना, प्रीमैच्योर लेबर जो है, उसमें आपके यूटेरिन रिलैक्सेंट्स दिए जाते हैं, जिसमें आइसोसुप्रिन, रिटोड्रिन भी आता है। ओके, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्लूकोमा का ड्यू टू इंक्रीजिंग। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, मैंने आपको बताया इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर 22 mm ऑफ H, जिससे ज्यादा हो जाता है ग्लूकोमा में, है ना, तो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है ग्लूकोमा में। ओके, नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट। नॉन सेलेक्टिव बीटा एड्रेनर्जिक एंटागनिस्ट मतलब बीटा ब्लॉकर, सिंपल बोले ना बीटा ब्लॉकर, नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर की बात हो रही है। प्रोप्रेनोलोल ही ऑप्शन 1 में दे दिया, जो आंसर हो जाएगा आपका नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रेनोलोल आता है। बाकी सोडियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट नहीं होगा। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर इज प्रोप्रेनोलोल। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके